और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल खेती बाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी तेजी से हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको जीवामृत बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे कि जीवामृत की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्राकृतिक खेती है उसके जो 4 स्तंभ हैं उनमें से जो एक स्तंभ है वो है जीवामृत। और जो जीवामृत है उसका महत्व ये है कि ये पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक खेती में। किसान भाई अधिक पैदावार की चाह में खेती में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बेहद ही आसान है और वे है जीवामृत। इसे किसान अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके लागत को कम करने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। जीवामृत जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, जीवों के लिए अमृत। तो जो प्राकृतिक खेती है वो सूक्ष्म जीवों की खेती कही जाती है और जो जीवामृत है वो एक तरह का जामन का तरह काम करता है। जैसे कि 1 चम्मच जामन दही का मिलाते हैं तो पूरी के पूरी दूध को दही में बदल देता है। इसी तरह से जो जीवामृत है पूरी भूमि को उस कल्चर से क्या करेगा कि वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण कराता है। उसके साथ साथ ये जैव उर्वरक का काम भी करता है। महत्वपूर्ण बात है, ये किसी भी तरह की फसल पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। और कुछ ही सामग्री जो कि आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके गांव में अवेलेबल है, उससे हम इसको बना सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए जब जीवामृत हम बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी के साथ हमें चाहिए 10 kg आपका देसी गाय का गोबर, फिर 10 लीटर हमें चाहिए देसी गाय का गौमूत्र और 2 किलो चाहिए हमें बेसन, 2 किलो चाहिए हमें गुड़ और 1 किलो ऐसी मिट्टी जिसे हम ऐसी मिट्टी जो कि हम बरगद के पेड़ के नीचे से या पीपल के पेड़ के नीचे से लें, जहाँ पर कोई भी रसायन का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो ये जो 6 सामग्री है ये चाहिए होती है आपकी जीवामृत बनाने के लिए। बनाना कैसे है, आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है जिसमें 200 लीटर पानी आपका आ जाए। तो आपको उसमें 200 लीटर पानी भर लेना है और पानी भरने के साथ आप में उसको क्या करना है, 10 जो किलो आपका देसी गाय का गोबर है उसमें घोल लेना है। और ये यहाँ पर बात याद रखने वाली है कि जो गोबर है वो जितना ताज़ा होगा वो उतना अच्छा होगा जीवामृत बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप जो 10 लीटर आपका गौमूत्र है उसको उसमें मिला दीजिए। फिर अलग से थोड़े से पानी में आप क्या कीजिए कि बेसन, जो 2 किलो बेसन है उसका घोल बनाकर जब वो पूरी अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए उसको फिर उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा गुड़ है 2 किलो वो भी हम उसमें मिला देते हैं और जो 1 किलो आपकी जो सजीव मृदा है उसको भी हम उसमें मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह आपको घुमा लेना है और घुमाते हुए आपको ये चलाते हुए याद रखना है कि जो इसकी दिशा होनी चाहिए वो दिशा होनी चाहिए घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में इसको आपको घुमाना है। और आपको 72 घंटे के लिए, मतलब आपको 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए।
और इसके जो आपका जो ड्रम आपने लिया है उसको हमें ढक देना चाहिए। और ढकने के लिए या तो कपड़ा या फिर आपका जो टाट का बोरा हो जिसमें से कि आपकी हवा आर पार जा सके। कभी भी हमें इसे इस तरह के ढक्कन से बंद नहीं करना चाहिए जिससे कि इसकी जो अंदर विषैली गैसें हैं वो बाहर ना निकल पाए, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी है इसमें कि प्लास्टिक का कंटेनर हो। दूसरी बात, आप जब इसे 3 दिन के लिए छोड़ें तो इसे छायादार ही जगह में रखना चाहिए, इसे धूप नहीं लगनी चाहिए। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि जब आप बेसन मिलाएं तो एक साथ ना मिलाएं वरना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। बेसन को आप अलग से मिला लें और उसे मिलाने के बाद इसमें इसको मिश्रित कर लेना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं कि इसको उपयोग कैसे करना है। तो जीवामृत का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जब आप बुआई कर रहे हैं किसी फसल की या आप अपनी भूमि तैयार कर चुके हैं तो 200 लीटर जो जीवामृत बना है उसका हम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जो आपका सिंचाई का पानी है जहाँ से जा रहा है उसके साथ मिलाकर भी इसको छोड़ा जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी फुहारे की हेल्प से या आपका हजारा की हेल्प से इसको छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बाल्टी में लेकर आप इसको क्या कर सकते हैं अपने छोटे छोटे जो मग्गे हैं उसके हेल्प से भी इसको बिखेर सकते हैं। और उसके बाद 21-21 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे किया जाता है। तो 13 लीटर पानी और 2 लीटर जीवामृत जो कि आपका कपड़े से छना हुआ होना चाहिए उसे डालकर आप क्या करें, अच्छे से मिला लीजिए और नैपसैक स्प्रेयर के मतलब उपयोग कर आप अपनी पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में नमी आते ही जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। घन जीवामृत से बीजों का अंकुरण भी अधिक मात्रा में होता है। घन जीवामृत के उपयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घन जीवामृत के उपयोग से आप रासायनिक खेती की अपेक्षा कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की चमक और स्वाद दोनों बढ़ता है। इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार किसान भाई कम लागत में घन जीवामृत का खेती में प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें जो फायदे देखने को मिलते हैं, एक तो ये पोषक तत्व प्रबंधन करता है पौधे का, फिर जितने आपके ज़्यादातर जो जीव है या जो आपके कीट हैं या आपके जो रोग हैं उनसे भी इसमें क्या करता है, आपके पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ताकि उसके ऊपर वो उसका अटैक ना हो पाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुलजारपुर, जिला भोजपुर के कृषक सुशील यादव ने। ये सीड ड्रिल मशीन के रखरखाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुशील यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं किसान भाइयों को सीड ड्रिल जो बीज बोने वाली मशीन उसके रख रखाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि गेहूं के सीज़न ख़त्म हो चुके हैं, बुआई जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके उपरांत अब हम लोग को मशीन की अच्छे देखरेख करनी जरूरी है कि ताकि हम लोग इस मशीन को अगले सीजन में यूज कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। खेतीबाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज खेती किसानी के कामों से संबंधित कई प्रकार के कृषि यंत्र व मशीनें आ चुकी हैं, जिनसे कम समय और कम श्रम में अधिक कार्य किया जा सकता है। सबसे पहले किसान भाइयों की जो बीज बोने वाली मशीन है, सीड ड्रिल है, उसको रखने जब हम लोग शुरू करते हैं रखने के लिए तो हमें सबसे पहले उसमें जो उसके खाद वाले बक्से होते हैं उसको अच्छे से पानी से साफ कर लिया जाता है ताकि उसमें कहीं खाद ना रह जाए। और खाद उसको साफ करने के बाद हम उसके रोलर जो होते हैं उससे चेक करते हैं कि उसमें कोई भी खाद या बीज ना रह जाए। अगर उसमें खाद या बीज रह जाती है तो क्या होता है कि उसमें जंग लग जाते हैं और वो जाम हो जाती है, इसके कारण वो आप अगले सीजन में आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप इसमें जो हमारा होपर और जो चेन होते हैं उसे अच्छे से चेक कर लें कि वो सब एक अपने जगह पे हैं कि नहीं। जो उसके डेप्थ की होती है
उसे अच्छे चेक कर लें कि वो अपनी जगह पे है कि नहीं। मशीन को जब भी हम लोग पूरे साफ करते हैं एक पूरी तरह चेक कर लें कि उसमें कहीं भी मिट्टी न लगी रहे। और उसे रखने के लिए सबसे अच्छे जगह होते हैं जो हम लोग रखते हैं, जैसे शेड में रखते हैं, और जहाँ पे रखते हैं मशीन को उसके नीचे में हम लकड़ी या कुछ लगा के रखते हैं जिससे मिट्टी से उसकी कोई कांटेक्ट ना हो। जिससे क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में अगर वो मशीन के कोई भी पार्ट आते हैं तो क्या होता है उसमें जंग लग जाती है। इसलिए हम लोग रखने से पहले नीचे में कोई लकड़ी का डाल देते हैं जिससे मिट्टी के संपर्क में ना आए। कृषि से जुड़ी हुई कोई भी मशीन हो वे अधिकतर मेटल से ही बनी होती है और हम सभी जानते हैं कि नमी होने पर इसमें जंग तेजी से लगता है। ऐसे में इसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये मशीनें ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएंगी। इसीलिए इनका उपयोग करने से पहले और उपयोग के बाद ठीक से मेंटेनेंस करना जरूरी है। उसका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जो हमारे ट्रैक्टर के जो खराब ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, मोबिल, हमें रखने से पहले पूरे मशीन को अच्छे से मोबिल से उसको पेंट कर देना चाहिए ताकि उसमें जंग न लगे। और उससे क्या होता है कि आपको कहीं भी जंग नहीं लगते हैं और जब आप अगले सीजन में जब मशीन को आप निकालते हैं तो वो सही रहती है, जिससे धो देने के बाद उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। सबसे खास बात यह है कि जैसे भी हम लोग मशीन को रखते हैं उस समय हम स्पेशली ध्यान ये देना पड़ता है कि उसमें कहीं भी खाद का अंश ना हो। खाद के अगर थोड़ा सा भी अंश रह जाते हैं तो वो हमारे हॉपर को जाम कर देती है, जिससे कि आप अगले सीजन में जब आप उसको यूज़ करने जाएंगे तो वो अच्छे से कार्य नहीं करती है और उसमें किसान भाई को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि जब जैसे सीड ड्रिल हम रखते हैं तो उसे हमेशा शेड में ही रखें और उसे रखने से पहले सारे जितने भी नट बोल्ट हैं अच्छे से टाइट कर लें, उसमें सारे में ग्रीसिंग कर लें। और शेड में जब भी रखें तो मतलब ग्रीसिंग जो नट बोल्ट होते हैं उसे हमेशा चेक करते रहें कि वो हमेशा ढीला ना पड़ जाए। और जहाँ भी मशीन रखते हैं उसे रेगुलर आप चेक करते रहें ताकि धूल उस पर ना पड़े।